Hello everyone, warm welcome to your own YouTube channel Sabka Topper. Today we will continue the chapter Diversity in Living Organisms from your class 9th NCERT Science textbook. Here we will discuss the hierarchy of classification and groups. यहाँ पर basically देखो hierarchy of classification और groups में जो चीज़ समझनी है वो आपको थोड़ा सा ऐसे मैं डिटेल में बताऊंगी। द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स को थोड़ा सा डिटेलिंग में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके साथ ही साथ वी विल डिस्कस किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम पंजाई प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया हेयर ऑल्सो। ओके, ब्रीफ डिस्कशन प्लांटे और एनिमेलिया का होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेपरेटली जो है इलेबोरेटेड वे में वीडियोस मिलेंगी उन पे, प्लांटे एंड एनिमेलिया पे, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो शो यू सम वंडरफुल पिक्चर्स ऑफ organisms from these kingdoms. But before that, don't forget to subscribe our channel and to like this video. It really motivates me. So let's get started. इसको स्टार्ट करते हैं। बट बेसिकली एक चीज़ बतानी है मुझे आपको कि यहाँ पर जो आपको ये पार्ट दिया हुआ है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इसको हम बोलते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है बिगनिंग में भी। टेक्सोनॉमी क्या होती है फिर से एक बार बता देती हूँ। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होती है कि टेक्सोनॉमी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हो, नॉमेनक्लेचर होता है उनका, और फिर उनको क्लासीफाई करते हो। अब आइडेंटिफाई, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन क्या है वो भी डिटेल में यहाँ भी समझोगे। बट कंटेंट को बिगिन करने से पहले एक चीज़ समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कंटेंट को क्लियरली समझना है तो उसकी बिगिनिंग हो, उसको बिगिन करने से पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि कंटेंट में आखिर है क्या। तो द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो क्लासिफिकेशन की नीड क्या है और टेक्सोनॉमी क्या है, ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे जब आप नीचे पढ़ोगे ना तो ये आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई हुई हैं। टेक्सोनॉमी में देखो, सबसे पहले तो मैं एक साइंटिस्ट का नाम बता रही हूँ जो कि द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहलाते हैं, कार्लोस लिनेयस। इनका नाम आपको याद रखना है। और एंड में आई थिंक आपके इस चैप्टर के एंड में एक मोर टू नो दिया हुआ है एंड देयर इट इज़ प्रोवाइडेड। वहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट है, मैं वो एक्सप्लेन करूँगी जिस भी वीडियो में वो आएगा, ठीक है। अब आपको ये बता देती हूँ मैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। आइडेंटिफिकेशन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन। जो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर विच इज़ रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने अभी हमने डिस्कवर भी नहीं किए होंगे, सारे जो हैं वो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑफ देम। ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक को सेपरेटली हम स्टडी कर पाएँ, अभी तक वो डिस्कवर भी पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में साइंटिस्ट्स के लिए ये नीड रहा कि वो उनको क्लासीफाई करें। क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेलेक्ट कर देते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं, तो उसको स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ एक लाइफ टाइम में भी हम इसको कम्प्लीटली स्टडी सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं कर सकते, और फिर तो बायोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टिपिकल हो जाती अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बर्डन मत लेके चलो। बहुत स्टूडेंट्स का ये रहता है कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना पड़ेगा, उनका ये वो सब स्टडी करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो, ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए कि इसको स्टडी करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि 11th में बिगनिंग में ही आपको यही सब कुछ दिया हुआ है, फिर वहाँ बिल्कुल समझ नहीं आता। और ये डायरेक्ट सारा कंटेंट वहाँ पर भी है, थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा वहाँ पे कंटेंट तुम्हारा, लेकिन ये सारा कंटेंट वहाँ भी है। 11th के भी वीडियोस देख लो फॉर रेफरेंस, लेकिन ये सब कंटेंट है। तो वीडियोस को यहाँ पे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और जो कंटेंट मैटर है उसको क्लियरली समझना है। एनसीईआरटी बुक को पूरा फॉलो करो और यहाँ पर जितना कुछ दिया हुआ है उनको समझो। और साथ में मैं तुम्हें इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ गूगल से कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स लाई हूँ, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करेंगे उनकी कुछ और पिक्चर्स दिखाऊँगी मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और उसमें एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बतानी थी, क्लासिफिकेशन में मैंने तुम्हें बताया क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिजम्स का, अभी जैसे ह्यूमन बींग्स का होमो सेपियंस है
तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हम स्टडी करेंगे कि वो चीज़ें इटैलिक्स में क्यों लिखी जाती हैं। ये भी आपका भी कंटेंट आएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी आप बस इतना समझो कि नोमेनक्लेचर का मतलब है उनको नेमिंग देना, ठीक है, नेम देना उनको। उसके बाद आता है द थर्ड पार्ट इज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ऑर्गेनिज्म को। इन टेक्सोनॉमी हम आइडेंटिफाई करते हैं, कोई न्यू ऑर्गेनिज्म अगर आपको दिखता है तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको नेम देना आपका फर्स्ट वर्क होता है, नॉमेनक्लेट करना उसको नॉमेनक्लेचर। उसके बाद थर्ड वर्क जो है आपका क्या है, उसको क्लासीफाई कर देना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने आपको दिया है, उसमें अगर आ रहा है तो उसमें, नहीं तो फिर फर्दर कुछ और, लेकिन वो आप पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्सोनॉमी क्या है ये समझना, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, फिर उसकी नेमिंग करो, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करो। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ बायोलॉजिस्ट के नेम दिए हुए हैं, लाइक अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर and Carl Booth have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. Kingdoms में classify करने की इन सब ने कोशिश की है organisms को। अर्नेस्ट हैकल, कार्ल बूज और रॉबर्ट विटेकर का नाम यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनका कुछ बहुत ही स्पेसिफिक वर्क रहा है क्लासिफिकेशन में। रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग जो है स्टडी करते हैं। आप लोगों को पता है रॉबर्ट विटेकर का ही 5 किंगडम, आपको इनका नाम भी याद रखना है, रॉबर्ट विटेकर। RH विटेकर का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। क्लास 11th में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखो, रॉबर्ट विटेकर, RH विटेकर। कार्ल बूज को मैं बता देती हूँ, कार्ल बूज ने एक्चुअली किया क्या है, मोनेरा किंगडम को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। इसको हम नीचे अभी और स्टडी करेंगे और मैं थोड़ा सा अभी और बताऊँगी आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में। उसके साथ ही साथ अर्नेस्ट हैकल की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल ने एक 3rd किंगडम दिया है जिसका नाम है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम को और सबको एक्यूमुलेट रॉबर्ट विटेकर ने किया है, लेकिन किंगडम्स सबसे पहले जो है ना, कार्लोस लिनेयस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स एंड एनिमल्स में। लेकिन बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको कहीं पर भी ग्रुप नहीं किया जा सकता था, ना ही इन प्लांट्स ना ही एनिमल्स। तो उस सिचुएशन में फिर और किंगडम्स बनाए गए, ठीक है। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज़ 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे, मोनेरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया इज वाइडली यूज्ड। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, अच्छा ये आपको याद रखना है, ये ग्रुप्स किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, कैसे इनको ग्रुपिंग की है रॉबर्ट विटेकर ने। सेल स्ट्रक्चर मीन्स वेदर द सेल इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, एक ये चीज़ देखी गई है। मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन वेदर हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में फर्दर आपका आता है सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल और सेल्यूलर, इस तरह से। द मोडिफिकेशन वूज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इंटू आर्के बैक्टीरिया, और आर्किया भी इसको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज। यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यू बैक्टीरिया जो है इट इज़ ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया। हर एक जगह आपको जो है मिल जाता है बैक्टीरिया, बहुत अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रोब्स हैं, और ये आपको जो है यू बैक्टीरिया बेसिकली ये आपको हर जगह मिल जाता है, जैसे कि आपका हो गया माइकोप्लाज्मास, एक्टिनोमाइसीट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्चुअली एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, मीन्स एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें आपके मिथानोजेंस हो गए जो मीथेन जनरेटर होते हैं, जो आपने बायोगैस प्लांट में स्टडी किया होगा, ठीक है। मिथानोजेंस हो गए, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं जो हॉट एंड एसिड सिचुएशंस में सर्वाइव कर पाते हैं, बिल्कुल हार्श एंड एसिडिक कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं। हेलोफिल्स होते हैं जो हाइपर सैलिनिटी में रहते हैं। तो इस तरह के कुछ होते हैं आपके आर्क बैक्टीरिया, ठीक है। आपको ये समझ आ गया, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। यहाँ पर NCERT में जितना दिया उसको समझो, थोड़ा और आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता हो, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल्स एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। ये टेक्सोनॉमिक आपको कैटेगरी बताई गई है, किस तरह से आपको इस स्कीम के अकॉर्डिंगली फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम। किंगडम सबसे लार्जेस्ट है इसमें, और स्पीशीज़ जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोला गया है। बेसिक यूनिट है ये क्लासिफिकेशन का, स्पीशीज़, आपको ये पूरा याद रखना है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, किंगडम, ये पूरा। फाइलम एंड डिवीजन भी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स। तो हम स्पीशीज़ से स्टार्ट करेंगे।
स्पीशीज़ को मैंने आपको बताया कि स्पीशीज़ जो है बेसिक यूनिट है, जैसे कि आप ह्यूमंस का याद रखो, स्पीशीज़ में वो सब आ सकते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, वो सब एक साथ, मतलब 2 स्पीशीज़ को हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो ब्रीड साथ में नहीं कर सकते, दे कांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, तो उस अकॉर्डिंगली उसको जो है डिफरेंट मानते हैं। जैसे कि होमोसेपियंस जो है आपके ह्यूमन की स्पीशीज़ है, अभी आप इसको साइंटिफिक नेम याद रखो, होमोसेपियन स्पीशीज़ हमारी क्या है, सेपियंस, होमो हमारा जीनस है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे जब जीनस स्टडी करेंगे हम अभी, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है नेम को, ठीक है। फिर जीनस आपका हो जाता है इसमें होमो, ठीक है, जैसे पैंथेरा लियो है लायन का, तो पैंथेरा जीनस हो जाता है। तो स्पीशीज़ और जीनस में फ़र्क क्या है, स्पीशीज़ तो हमने पढ़ा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जीनस जो होता है वो बेसिकली क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं उनको हम जीनस बोलते हैं। आपको अगर प्लूरल में यूज़ करना है तो देन यू विल यूज़ जेनेरा वर्ड, ओके, देन जेनेरा बोला जाता है प्लूरल में। जैसे कि आपका पैंथेरा लियो लायन के लिए है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर के लिए है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ क्या है, लियो एंड टिग्रिस, बट आर प्लेस्ड इन द सेम जीनस पैंथेरा, लेकिन ये सेम जीनस में है आपकी पैंथेरा जीनस में। अब आपका उससे ऊपर जब हम जाते हैं फैमिली में, तो फैमिली में क्या होगा, सिमिलर जेनरा को एक साथ ले लिया जाएगा तो वो फैमिली हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पैंथेरा एक जीनस है, 2 जीनस को एक्यूमुलेट करके फैमिली बनेगा, ठीक है। तो पैंथेरा जीनस एक हो गया आपका, एक जीनस आप फेलिस ले लो, फेलिस जीनस होता है डोमेस्टिक कैट्स जो होती हैं उनका जो जीनस होता है दैट इज़ फेलिस। तो फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस को एक लार्ज कैट फैमिली में हम रखते हैं, फेलिडे। आपको ये पता है कि लायन कैट सब कैट फैमिली के हैं, तो फेलिडे फैमिली उनकी जो है होती है, ठीक है, फेलिडे फैमिली यानी कैट फैमिली। अब ऑर्डर आता है फैमिली का ऑर्डर, तो ऑर्डर में मतलब हो गया आपका क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज़, बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ आकर के जो है ऑर्डर क्रिएट करती हैं। ऑर्डर में आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कैट्स की फैमिली ले लो एक, है ना, एक डॉग्स की फैमिली ले लो, ये एक ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। उसके बाद क्लास में आते हैं, अब क्या होगा, जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे वो क्लास बनाएंगे। क्लास में आप याद रख सकते हो जैसे कि आपका एक क्लास होता है आर्टियोडैक्टिला, ऑर्डर है ये आपका, तो आर्टियोडैक्टिला जो ऑर्डर है और उसके साथ ही साथ में कार्निवोरा ऑर्डर को भी हमने स्टडी किया, ये दोनों एक ही जैसे फीचर्स रखते हैं। आर्टियोडैक्टिला मतलब आपके कैमल्स हो गए, इसमें आपके काउज हो गए, पिग्स हो गए, ठीक है, और कार्निवोरा आपने अभी स्टडी किया, कैट्स डॉग्स इसमें आते हैं, इनके एक जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि आपके शार्प कैनाइन्स हो गए, हेयरी स्किन हो गए, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ये, तो इन सब फीचर्स के कारण इनको एक ही क्लास में रखा जाता है दैट इज क्लास ममेलिया, ठीक है। फिर फाइलम और डिवीजन मैंने आपको बता दिया कि फाइलम आप एनिमल्स के लिए यूज़ करोगे, डिवीजन आप प्लांट्स के लिए यूज़ करोगे। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हो जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, भी आप इसको और डिटेलिंग में आगे पढ़ोगे, क्लास ईव्स हो गए, क्लास स्पाइसेस हो गए, अलग अलग होंगे। ये सारे जो आपके वो हैं ये एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ योर फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा फाइलम यानी कि फाइलम जिसमें मीन्स बैकबोन होता है, इसलिए इनको कॉर्डाटा हम कहते हैं। किंगडम आपको याद रखना है, किंगडम दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये मैंने आपको बहुत लंबा डिस्कशन दे दिया, लेकिन आपको ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। Thus, by separating organisms on the basis of a hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of classification, which is the species। अब आपको ये सब समझ आ रहा होगा, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीशीज़। हमने हायरार्की में जब स्मॉलर ग्रुप में जाते गए तो हम स्पीशीज़ में आ गए। सो व्हाट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़। अब किन ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं कि वो एक ही स्पीशीज़ में बिलोंग करते हैं ब्रॉडली। अ स्पीशीज़ इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेचुएट। ब्रीड एंड परपेचुएट मतलब कि वो एक साथ में ब्रीड कर सकते हैं और रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ योर ब्रीड एंड परपेचुएट। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम ऑफ विटेकर आर एज फॉलोज। अब हम फर्स्ट किंगडम को स्टडी करेंगे जो कि है आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा को स्टडी करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body designs। आपको इसमें ना पॉइंट्स बनाने हैं नोटबुक में, ठीक है। पहला है इसमें आपको बताएगा कि इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनल्स नहीं है। तो आपको पता है ना कि जिसके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, वो सब आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। नॉर डू दे हैव एनी देन शो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइंस, मीन्स यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, ये 2 वर्ड्स याद रखो, ठीक है। On the other hand, they show diversity based on many other
आपको ये याद रखना है कि मोनेरा जो है बहुत डाइवर्स है, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट। किसी किसी के पास सेल वॉल्स है। सेल वॉल तो आपका एक प्लांट का स्ट्रक्चर वो हो जाता है फीचर, इसीलिए इनको अलग अलग किंगडम में ही हमने जो है क्लासीफाई कर दिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनमें जो प्लांट की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनमें जो एनिमल्स की हैं। किसी के पास सेल वॉल है, किसी के पास नहीं है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी डिजाइंस हेयर फ्रॉम cellular organisms. Here from having or wait a while now, of course having or not having a cell wall has very different effects on body design. Here from having or not having a cell wall in multicellular organisms, आपको ये बताया गया है कि सेल वॉल का होना या ना होना इसके बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे बॉडी डिज़ाइन पर, डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। और सेल वॉल जो है आपको ये कहा गया है यहाँ पर, बेसिकली क्या बताया गया है यहाँ पर आपको कि अगर सेल वॉल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है, ठीक है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल है या नहीं है, और दूसरा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल है या नहीं है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल हैज़ वेरी डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन बॉडी डिज़ाइन। अगर हम एक यूनिसेलुलर की बात करें और उसमें सेल वॉल है या नहीं है, तो उसकी बॉडी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे एज कम्पेयर टू हैविंग और नॉट हैविंग सेल वॉल इन मल्टी सेलुलर। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की पास सेल वॉल है या नहीं है तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना कि आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी ईदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं बैक्टीरिया कुछ कुछ, है ना, और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड हेट्रोट्रॉफिक भी। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन आप देख रहे हो ना एनिमल्स में ग्रुप हो सकता है ना प्लांट्स में। दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मास। सम एग्जाम्पल्स हैं शोन। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिखाया गया, देखो ये चीज़ आप समझ गए, एग्जाम्पल्स हैं। साइनोबैक्टीरिया हो गए आपके, साइनोबैक्टीरिया ही ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। माइकोप्लाज्मा हो गए, ये आपका एनाबिना को दिखाया गया, रेस्टिंग स्पोर है इसमें। हेट्रोसिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 11th में भी आता है, ठीक है, ये सेम फिगर। और ये बैक्टीरिया शो किया है, ये किंगडम मोनेरा है आपका, आपको क्लियर हो गया किंगडम मोनेरा। यहाँ पर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स इसमें जो है आते हैं। और उसके साथ ही में हमने डिस्कस किया किसी के पास सेल वॉल है, किसी के पास नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स। अब एक बार कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं बैक्टीरिया की। देखिए मैंने गूगल से आपके लिए कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो है सर्च की है। बैक्टीरिया आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से। एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, आपको जैसे बुक में फिगर है बिल्कुल वैसा ही बैक्टीरिया होता है, ज़्यादातर इस तरह का होता है। जब आप इसको 11th में स्टडी करोगे तो आपको बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप्स वगैरह भी जो है बताए जाएंगे अलग अलग। यहाँ पर आपको इतना देखना है, देखो ये इस तरह का बैक्टीरिया होता है। एनाबिना को भी देख लो, एनाबिना भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एनाबिना है, ये देखिए ये पर हेट्रोसिस्ट, ये आपको पूरा शो करा हुआ है, इस तरह का एनाबिना होता है, ठीक है। इसमें जो है म्यूसिलिजीनियस शीट भी होती है एनाबिना में, हेट्रोसिस्ट होता है। इस तरह से फिलामेंटस जो है इसकी बॉडी है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में, इस तरह से फिलामेंटस इसकी बॉडी है। अब हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। किंगडम प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम है। आप ऐसा समझो कि मोनेरा से मॉडिफाई होकर प्रोटिस्टा बना है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा मोनेरा से। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मेनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देखो क्या डिफरेंस आ गया प्रोकैरियोट से, यहाँ के ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हो चुके हैं प्रोटिस्टा के। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन प्रेजेंट है और साथ में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज appendages such as hair like cilia, whip like flagella for moving around। इसको मैं अभी बता दूंगी फिगर में भी आपको। सीलिया अमीबा में देखा होगा, सीलिया फ्लैजेला ये सब प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला बेसिकली जब उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो विप लाइक होता है, हर लाइक सीलिया होता है, और फ्लैजेला होता है। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में सूडोपोडिया है, पैरामीशियम में जो है सीलिया है,
ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं मूविंग अराउंड, मतलब उनको घूमने के लिए, चलने फिरने के लिए सीलिया एंड फ्लैजेला इज प्रेजेंट। ठीक है। सीलिया आपको पता है किस में प्रेजेंट है, पैरामीशियम में सीलिया होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को बेसिकली इनगल्फ करने में भी हेल्प करते हैं। फ्लैजेलम जो है, फ्लैजेलम आपका अभी जितने भी आप आगे स्टडी करोगे, मूविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखोगे, बेसिकली फ्लैजेला टेल लाइक स्ट्रक्चर उनमें जो है प्रेजेंट होता है। अभी आपने बैक्टीरिया का भी फिगर देखा, उसमें भी आपने फ्लैजेला देखा होगा। और जो अमीबा है आपका, उसमें सूडोपोडिया है। ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स, प्रोटोजोन्स, ये सब इसके आपके एग्जाम्पल्स हैं। अभी फिगर्स को थोड़ा सा देखेंगे हम। पैरामीशियम आपको दिखाया गया है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सीलिया है। ठीक है। अमीबा में नहीं है सीलिया, पैरामीशियम में, और गलती से मैंने बोल दिया है। पैरामीशियम में हो गया ये सीलिया। ठीक है। सूडोपोडिया इज फॉल्स फीट प्रेजेंट इन अमीबा। और ये हो गया आपका यूग्लिना, ये फ्लैजेलम है। अभी मैं आपको इसकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ। ये एक विकिपीडिया की जो है फोटोग्राफ आपको दिखाई हुई है। पैरामीशियम ये है, पैरामीशियम। इस तरह से आपको देखना है कि इस तरह से ये एक्चुअल पैरामीशियम जो है होता है। ठीक है। और ये थोड़ी सी फ़ोटो इनलार्ज नहीं हो रही है, ब्लर हो रही है क्या? हाँ, यहाँ पे आप देखो, ये पैरामीशियम है। ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे सीलिया दिख रहा होगा। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स दिए हुए हैं पैरामीशियम के, जिनमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। डिफाइंड स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का। अमीबा जो है उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। वो चेंजिंग स्ट्रक्चर, चेंजिंग शेप्स होता है अमीबा का। ये अमीबा की फ़ोटोग्राफ है। अमीबा सूडोपोडिया के हेल्प से मूव करता है। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट होती है अमीबा की। ये सूडोपोडिया के हेल्प से मूवमेंट कर शो करता है अमीबा। ये सब आप माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हो। ठीक है। ये अपना फूड भी इनगल्फ करता है अपने चेंजिंग शेप की वजह से। फैगोसाइटोसिस की हेल्प से अपना जो फूड है उसको इनगल्फ करता है अमीबा। दिस इज़ अमीबा। ठीक है। ये आपका अमीबा है। अब यूग्लिना को देखते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि फ्लैजेलम किस तरह से है। फ्लैजेलम को देखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये विप लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजेलम है। ये बेसिकली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूग्लिना में। ये है यूग्लिना। अब हम आगे स्टडी करते हैं किंगडम फंजाई को। किंगडम फंजाई में आपको याद रखना है कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब और ज़्यादा जो है अब ये प्रोटिस्टा से भी आगे हैं। दे यूज़ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड, मीन्स सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ये बेसिकली डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको यूज़ करते हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही होता है, डेड डिकेइंग पार्ट जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी डिराइव करते हैं, दे आर सैप्रोफाइट्स। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी
टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ। तो बेसिकली मल्टी सेलुलर भी इसमें प्रेजेंट है। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि किस तरह के से जो है यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट से चेंजेस आए मोनेरा, और इस तरह से आपको मतलब इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पर। दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल काइटिन। आपको याद रखना है काइटिन का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हायर लेवल एग्जाम्स में भी आता है। और आपको अभी भी याद रखना है कि इनमें काइटिन प्रेजेंट होता है, टफ कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम्स। इनको तो आप जानते हो, मशरूम एगैरिकस, ठीक है, एंड ईस्ट हो गया जो आपके ब्रेड वगैरह में डलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखा रखा है फंजाई का, एस्परगिलस, पेनिसिलियम एंड एगैरिकस। ये आपको 3 दिखाए, मैं अभी आपको फोटोग्राफ दिखाती हूँ। सम फंगल स्पीशीज लिव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स विद ब्लू ग्रीन एल्गे। कुछ फंगल स्पीशीज़ जो है म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में रहते हैं, क्योंकि ये जो है इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये साथ में भी रहते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सच रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती हैं। दी सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकन्स। इनको हम लाइकन्स कहते हैं। इसके बारे में आप 11th में और डिटेल में पढ़ोगे लाइकन्स के बारे में। बेसिकली जब बाग होता है, जो ट्री का बाग हो गया या वॉल्स वगैरह, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ होती है लाइकन्स की कि ये सिर्फ उसी प्लेस पे ग्रो करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम हो, क्योंकि एयर क्लीन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर आपके आसपास आप लाइकन्स को देख रहे हो, देन एयर इज़ टोटली क्लीन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, लाइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी हैव ऑल सीन लाइकन्स एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। ट्रीज़ में येलो कलर के, येलोइश होते हैं, ग्रीन, हल्का सा ग्रीनिश कलर भी होता है, उनमें लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एल्गे और फंगस के बीच का रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एल्गे को, और एल्गे जो है फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। ये आपको और डिटेल में 11th क्लास में स्टडी करना है। अब हम आते हैं किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करना है। देखो, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया को हम स्टडी करेंगे, साथ में प्लांटे का ब्रॉड डिवीजन भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया को हम कवर कर लेते हैं पूरा टेबल, फिर किंगडम प्लांटे हम नेक्स्ट उससे जो है ब्रॉडली स्टडी करेंगे। प्लांटे किंगडम जो है, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। आप सबको पता है किंगडम प्लांटे, प्लांट्स जो आप देखते हो उसमें आते हैं विथ सेल वॉल्स, इनमें प्रेजेंट होते हैं। हमें पढ़ा हुआ है हमने सेल्स में, किन टिश्यूज चैप्टर में भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि इनमें सेल वॉल होते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये सब तो आपको आई थिंक पता है। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। जितने भी प्लांट्स हैं सब इस ग्रुप में आते हैं। Since plants and animals are most visible forms of the diversity of life around us, we will look at the subgroups in this category later. अब आपको ये बताया गया है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये सबसे ज़्यादा विजिबल फॉर्म है डाइवर्सिटी के, जिसे हम अपने आसपास देख सकते हैं, क्योंकि आप माइक्रोब्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन ये विजिबल है, इसीलिए इसको हम फर्दर अभी सब ग्रुप्स में स्टडी करेंगे। एनिमल्स में आपको दिया हुआ है इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल। हमारे पास सेल वॉल है क्या? नहीं है, सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है, क्योंकि रिजिडिटी की जरूरत हमें नहीं होती। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल वॉल। हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये। अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप्स अ लिटिल लेटर इन सेक्शन 7.5। इसमें हम इसको जो है सब ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। अब एक बार यहाँ देखना है ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपको बताया गया था प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 2 को डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब आप सोच रहे होंगे मोनेरा तो कहीं शो ही नहीं हो रहा। मोनेरा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में है यूनिसेल्युलर है, वो है मोनेरा। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में आपका प्रोटिस्टा आता है। मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स में आपका 2 में डिवाइड करना है आपको, सेल वॉल वाले और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल तो इजी है, एनिमेलिया। सेल वॉल वाले में भी फिर आपको फर्दर 2 डिवीजन करने हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई जो कि बेसिकली सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर प्लांटे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये है द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस तरह से आपको ये टेबल को आप अच्छे से जो है ना लर्न कर लो, क्योंकि इस टेबल में आपको कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रहेंगे कि सेल वॉल है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और नॉट, इस तरह से। तो आपको इसको पूरा कम्प्लीटली पढ़ लेना है, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाई हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। अगर हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।